तो हेलो एंड वेलकम बैक डियर आईएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। किसी किसी बुक में चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। उसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि आपको न्यूमेरिकल हेल्प करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो वो आज हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। ये मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप लोग पेन कॉपी लेकर इसको अपनी नोट्स में लिख सकते हैं और याद कर लीजिएगा, ताकि आपको ये हेल्प कर सके। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मतलब इसमें कोई रिएक्शन हो रही होगी, उसको हम लोग मेजर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई रिएक्शन हो रही होगी जिसको हम लोग मेजर कर रहे होंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें, इस रिएक्शन में क्या क्या चेंज आ रहा है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेट क्या होता है। किसी भी, मतलब जो कोई रिएक्शन हो रही है वो किस रेट से हो रही है, तो वो दो तरह से हो सकती है। मतलब वो किस रेट से हो रही है, तो तेज हो रही होगी, या तो स्लो हो रही होगी, फास्ट हो रही होगी, या नॉर्मल हो रही होगी। ये तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। पर अगर हम लोग बात करें कि मेजरली दो तरह की रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। मतलब मान लीजिए हमने कहा टी इज इक्वल टू 30 मिनट पर इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर क्या रेट है उस रिएक्शन का, तो मान लीजिए वो पूछ लिया गया, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। या फिर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के बीच में क्या चेंज आया है, मतलब आपको एक इंटरवल दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो स्मॉल इंटरवल के लिए होता है। उसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। क्या फॉर्मूला होता है, dx अपॉन dt। होप सो आपको याद हो गया होगा। और वहीं हम लोग बात करते हैं dx क्या होता है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटरवल टाइम। स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है, या पर्टिकुलर टाइम आपको वहां पर टाइम दे रखा होगा, तो आपको सीधे वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बिग चेंज है, मतलब कोई बड़ा सा चेंज है जो आप लोग देख, जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एवरेज रेट का होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल्टा टी होता है चेंज इन टाइम, और इंस्टेंटेनियस रेट होता है डीएक्स अपॉन डी। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको फॉर्मूला दिख पा रहा होगा पीछे। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। मतलब ए प्लस बी, ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, वो कुछ बनाकर सी रिएक्टेंट और डी रिएक्टेंट दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें क्या होता है, पहले रिएक्टेंट कितना होता है, प्रोडक्ट 0 होता है। फिर जब धीरे धीरे रिएक्टेंट कम हो रहा होता है और प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ये कब होगा, जब रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी। जब रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी तो रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने कहा ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, उसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि जो हमारे पास रिएक्टेंट बी है उसके, उसका रेट क्या है, उस पर्टिकुलर जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका रेट क्या है। अगर मान लीजिए आपसे किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का रेट पूछा जाए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट पूछा जाए, तब आप लोग क्या करेंगे। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानने वाले हैं। जैसे ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो जो हम लोग का रेट होता है, जैसे मान लीजिए हमने ए का रेट निकाला है, तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, ये तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है। डी ए अपॉन डी टी आपने कर दिया। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट ए, तो डी अपॉन डी टी हो गया। पर मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, तो आपको डी ए अपॉन डी टी क्या है, माइनस लगा देना है। और जैसे मान लीजिए आपके पास बी का पूछा जाए, तो बी क्या होता है, बी भी तो रिएक्टेंट है, वो भी तो कम हो रहे हैं, तो उसके लिए हो जाएगा माइनस डीबी अपॉन डी टी। बी क्या है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा, बी की जगह आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ बी रख देंगे और टाइम इंटरवल लिख देंगे। और मान लीजिए आपसे प्रोडक्ट का पूछा जाए सॉरी गाइस, अगर मान लीजिए आपसे प्रोडक्ट का पूछा जाए, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है बढ़ रहा होता है, तो इसके आगे आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो डीसी अपॉन डी हो जाएगा, और सेम डी अपॉन डी हो जाएगा। डी मतलब कि जो डी का कंसंट्रेशन है वो कितना चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, इसलिए हम लोग रिएक्टेंट रेट में माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट रेट में प्लस लगाते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि माइनस क्या शो कर रहा है, तो माइनस आपके पास मतलब लेस रिएक्टेंट कम हो रहा है, ये शो कर रहा है, तो माइनस डी अपॉन डी टी।
इक्वल्स टू माइनस dB अपॉन dt इक्वल्स टू dC अपॉन dt इक्वल्स टू dd अपॉन dt। होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोग बात करते हैं पहले जो हमारे पास एक रिएक्शन क्या होती है, R इज इक्वल्स टू के ए की पावर x, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट ए है और कोई रिएक्टेंट बी है और हमारे पास वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो आर इज इक्वल होता है के की पावर एक्स बी की पावर वाई, जहां पर आर जो हमारे पास क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या होता है रेट कांस्टेंट, ए क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बात करते हैं अगर ऑर्डर की, तो ऑर्डर सिंपल सा होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए की खोपड़ी में एक्स है और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी की खोपड़ी में वाई है, दोनों को जोड़ दो तो ऑर्डर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा जाता है तो आप इक्वेशन से कभी भी ऑर्डर नहीं लिखेंगे, आप इक्वेशन से ऑर्डर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन से ऑर्डर कभी निकलता ही नहीं। उसके लिए आपको टेबल दी जाएगी, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाएगा, तभी आप लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग सिर्फ सोचते हैं कि रिएक्शन से हम लोग ऑर्डर निकाल लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू ऑर्डर निकालना है। तो होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे तो यस गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, मतलब जो रिएक्शन में जो रेट होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, वो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में बेस करें जो क्वेश्चन आता है वो या तो जीरो ऑर्डर से आता है या फर्स्ट ऑर्डर से आता है। 90% आपका फर्स्ट ऑर्डर से आएगा और 10-12% आपसे चांस है कि जीरो ऑर्डर से पूछा जाए। तो बात करते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर में बात करते हैं तो मान लीजिए कोई आपके पास रिएक्टेंट है, वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका जो रिएक्शन का जो इक्वेशन होगी वो कैसे बनेगी तो dx बाई dt बराबर के r की पावर 0, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ r की पावर 0। तो मतलब ये डिपेंड नहीं करता है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पर जीरो ऑर्डर डिपेंड ही नहीं करता है, तभी कंसंट्रेशन ऑफ r की खोपड़ी पे जीरो लगा हुआ है, उसकी पावर 0 है। इसकी यूनिट होती है मोल, लीटर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। और अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका आप हमें रेट ऑफ उसकी रेट बताइए, तो के इज इक्वल होता है आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। आर नॉट क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके बाद आर टी क्या होता है मतलब टाइम टी के बाद आपका जो रिएक्टेंट है वो कहां पहुंच चुका है, उसके बाद अपॉन टाइम टी। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। जो इसका ग्राफ होता है वो आपको स्ट्रेट लाइन देता है। ओके, आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ बताइए। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि टी हाफ बताइए, हाफ लाइफ क्या होती है, तो वो होता है आर नॉट अपॉन 2 के। आर नॉट क्या होता है, आर नॉट आपके पास होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 इंटू के जो आपने ऊपर से निकाला है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है और वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए इसमें आपको के निकालना पड़े, रेट कांस्टेंट निकालना पड़े, तो वो होता है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, आर टी आप बोल सकते हैं। फिर से एक बार के इज इक्वल होता है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा टी क्या होता है, कितना टाइम लग रहा है। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ बताइए, तो इसका टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के आपने ऊपर से निकाल लिया है। तो होप सो आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आता है, और या टॉपिक बोल सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। उसमें उसका क्या फॉर्मूला होता है, आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। और यहां से जो न्यूमेरिकल बनता है उसके लिए हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है log k2 अपॉन k1, log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ए अपॉन ए अपॉन 2.303 r t2 t1 अपॉन t1 माइनस t2, सॉरी t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। तो अब मैं आपको बताता हूं log k2 अपॉन k1। k2 क्या है, मतलब कि मतलब जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है दूसरा वाला, और केवल क्या है रेट कांस्टेंट है जो पहले वाला। पहले वाले का मतलब कि जो स्टार्टिंग में टाइम के हिसाब से स्टार्टिंग टाइम में क्या रेट थी और एंड टाइम में क्या रेट थी, तो ये हमारा K2 हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला K1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर टाइम जो है T1 है, K1 के लिए जो टाइम है वो T1 है और K2 के लिए जो टाइम है वो T2 है।
और ईए की बात करते हैं, ये आपकी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और आर क्या होता है, आर होता है आपके पास गैस कांस्टेंट 8.314। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।